नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो माइनर पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर की हम वन शॉट क्लास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट यूनिट से करते हैं शुरुआत। पहली यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन क्या होता है, सरकार क्या करती है। सरकार कई तरीके की नीति, कई तरीके के कानून और कई तरीके के कार्यक्रम लेके आती हैं, जो किसके लिए लाती हैं? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, यानी कि सोसाइटी के कल्याण के लिए। तो उन गोल्स को, यानी कि जो सरकार के गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रोग्राम वगैरह लाती है, तो उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए सरकार को ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से उन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना पड़ता है। इसके लिए सरकार का जो पूरा मैकेनिज़्म होता है, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ हुआ कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो जनता के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी टू अचीव पब्लिक गोल्स। यानी कि इसमें सरकारी तंत्र का संगठन, प्रबंधन और संचालन शामिल होता है, ताकि सरकार जो सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पब्लिक जो गोल्स हैं, उनको क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इन सिंपल वर्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट द गवर्नमेंट डज टू सर्व सोसाइटी। यानी कि सरल शब्दों में कहे तो लोक प्रशासन वह है, या लोक प्रशासन का अर्थ वह है जो सरकार समाज की सेवा के लिए करना चाहती है या समाज की सेवा के लिए करती है, उसे क्या कहते हैं? लोक प्रशासन। यानी कि सरकार जो सोसाइटी को देना चाहती है क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है? सोसाइटी वेलफेयर है। तो उसके लिए सरकार जो भी काम करती है, उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य विचार ये है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लस पब्लिक वेलफेयर, यानी कि नीति का क्रियान्वयन हो और क्या हो? जन कल्याण हो। तो इसके लिए जो मशीनरी या मैकेनिज्म लगाया जाता है, उसे लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो नेचर है, दैट मीन्स वही उसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं। पहली बात, गवर्नमेंट ओरिएंटेड, यानी कि ये सरकार से संबंधित है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यानी कि ये सीधे सरकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात प्रशासन की हो रही है और ऊपर से लोक प्रशासन की हो रही है। दैट मीन्स जो सरकार की गतिविधियां है, वही क्या है? लोक प्रशासन। इसका मतलब ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। सेकंड, पब्लिक वेलफेयर फोकस्ड, यानी कि इसका जो केंद्र है, या यूँ कहें इसका जो ध्यान है, वो जन कल्याण पे केंद्रित है। इट्स मेन एम इज पब्लिक इंटरेस्ट नॉट प्रॉफिट, यानी कि जो लोक प्रशासन है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जनहित में कार्य करना होता है। यानी कि जनता की भलाई के लिए लोक प्रशासन होता है। पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी इट वर्क्स विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक है और साथ में प्रशासनिक है, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही कार्य करता है। क्योंकि सरकारी जो काम होते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही किए जाते हैं। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट फंक्शंस कंटिन्यूअसली नॉट टेम्परेरीली। अब देखो, जो ये काम है लोक प्रशासन का, ऐसा नहीं कि सरकार ने इसको 1 साल कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह अस्थायी नहीं है, बल्कि लगातार ही रहती है। यानी कि जो पब्लिक प्रशासन है, या यूँ कहें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वह कंटिन्यू चलने वाला काम है। उसमें कहीं ऐसे टेम्परेरी वाला सीन नहीं होता। सर्विस ओरिएंटेड, इट एम्फसाइजेज सर्विस रादर देन प्रॉफिट, यानी कि सेवा प्रदान है और इसमें सेवा को प्राथमिकता दी जाती है, लाभ को प्राथमिकता नहीं दी जाती। और सेवा कौन-सी? सोसाइटी वेलफेयर, यानी कि जो सरकार का मेन एम होता है, दैट इज सोसाइटी वेलफेयर, उसको इसमें क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? क्या-क्या लोक प्रशासन के दायरे में आता है? पहला, पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी कि नीति निर्माण में सहयोग। असिस्टिंग इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि सार्वजनिक नीतियां बनाने में सहायता करता है। कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि सरकार का जो लोक कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है, यदि हम उसको केंद्र में रखेंगे, तो सरकार जो भी अपनी नीतियां बनाएगी, तो उसमें उसको क्या मिलेगी? सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि सरकार का जो काम होता है, या यूँ कहे जब भी हम सामाजिक काम की बात करें, तो कोई ना कोई उसके लिए नीति बनाना या कार्यक्रम बनाना या कुछ भी सरकार डिसीजन लेती है, तो एक पॉलिसी के फॉर्मुलेट करके बाद ही उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो उस पॉलिसी को बनाने में इन कॉन्सेप्ट का क्या है?
योगदान है। सेकंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो पॉलिसी बन गई है, अब इस पॉलिसी का क्या करना है, हमें क्रियान्वयन करना है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट डिसीजंस यानी कि जो सरकारी निर्णय हैं उनको अब हमें क्रियान्वित करना है, लागू करना है। तो हमें एक प्रॉपर क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, प्रॉपर मशीनरी चाहिए। तो उस मशीनरी को फॉर्मेट करने में या फॉर्मुलेट करने में भी लोक कल्याण सो लोक प्रशासन का क्या है, योगदान है। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ भी लोक प्रशासन की भूमिका है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट यानी कि प्रशासनिक प्रबंधन, मैनेजिंग पर्सोनेल, फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो कार्मिक है, जो वित्त है, जो संगठन है आदि का यदि मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर वे में हमें उसको मैनेज करना है यानी एडमिन करना है, तो वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो प्रशासनिक मैनेजमेंट है, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, उसको भी सही ढंग से फॉर्मुलेट करने में या फिर सही ढंग से उसको मैकेनाइज़ करने में भी लोक प्रशासन की भूमिका है। चाहे वहाँ पर पर्सोनेल की बात करो, पर्सोनेल का मतलब होता है कि जो हमें ह्यूमन पावर की नीड होती है, यानी कि सरकार में जो भर्ती वगैरह आती है कर्मचारियों की, उन सबको रेगुलेट करने में या मैनेज करने में भी लोक प्रशासन में, एक वर्ड इंग्लिश का एक हिंदी का बोलता हूँ, लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर है पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा यानी कि जो भी सार्वजनिक सेवाएँ हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या परिवहन या कानून व्यवस्था आदि से संबंधित हो, वहाँ भी लोक प्रशासन का अपना दायरा है या अपना महत्व है। तो ये सारी चीज़ें लोक प्रशासन के क्षेत्र में ही आती है। फिर है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक विकासात्मक गतिविधियाँ, लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी कि जो भी सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम है, जैसे आज हम बात करें जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा भी एक डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है। इसके अलावा जैसे आज हेल्थ की बात करें तो अपने जो भामाशाह योजनाएँ चलती हैं या चिरंजीवी योजनाएँ चल और जो बेरोज़गारी भत्ता वगैरह हर तरीके की जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, उनको हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लेके आते हैं। और ये प्रोग्राम क्यों लाया गया? उस प्रोग्राम की नीड क्यों है, उस प्रोग्राम के आउटकम क्या है, उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, उन सबको जानने के लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वास्ता रखना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसमें चाहे नीति बनाना हो, उनको क्रियान्वित करना हो, प्रशासन का प्रबंधन करना हो, जो पब्लिक सर्विसेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो या उनको रेगुलेट करना हो या देखना हो, या जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें इसके दायरे में आती है। तो इसका स्कोप क्या है, बड़ा है। अब बात करें लोक प्रशासन के इम्पोर्टेंस की यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी यानी कि आधुनिक सामाजिक समाज की बात करें तो लोक प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। कौन-कौन सा? इट एन्श्योर्स गुड गवर्नेंस यानी कि ये सुशासन सुनिश्चित करता है। सुशासन का मतलब होता है ऐसा शासन जो ट्रांसपेरेंट हो, जो पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो। उस तरीके के अगर शासन को हमें देखना है यानी कि जो लोक शासन है, लोक प्रशासन है, वह एकदम पारदर्शी हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ उसमें दिखता हो, जो जनता के लिए जवाबदेहिता हो, उसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस। और ये गुड गवर्नेंस किससे बनती है? लोक प्रशासन से बनती है। इसलिए आज की मॉडर्न सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ही क्या है, क्रूशियल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। इट इम्प्लीमेंट्स वेलफेयर पॉलिसीज यानी कि जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको लागू करने में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर यानी कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में इसका क्या है, रोल है। इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड इक्विलिटी यानी कि सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, योगदान है। एंड इट सपोर्ट्स नेशनल डेवलपमेंट, ये राष्ट्रीय विकास में क्या है, सहायक है, मददगार है। तो हर जगह, हर एरिया में, हर क्षेत्र में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन वर्सेस निजी प्रशासन। देखो, लोक प्रशासन का मतलब होता है सरकार। सरकार का जो मेन उद्देश्य होता है वो है जन कल्याण। वहीं अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी निजी प्रशासन की बात करें तो उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो है व्यक्तिगत लाभ यानी कि पर्सनल प्रॉफिट। तो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉफिट के रिगार्डिंग काम करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक वेलफेयर या सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है, तो समझ लेते हैं इसको। बेस है यानी कि किस आधार पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑब्जेक्टिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर यानी कि जन कल्याण। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट यानी टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना।
ओनरशिप यानी स्वामित्व की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ओनर है उसका ओनर कौन होता है? जनरली सरकार ही होती है, क्योंकि सरकार के हाथ ही चलता है ये। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कोई निजी व्यक्ति हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, यानी कि होगा कौन? व्यक्तिगत चीज़ें ही होगी, प्राइवेट ही होगा। एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कार्यक्षेत्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ में, लाइक सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियाँ जो कि समाज के भले के लिए की जाती हैं, उनमें काम करता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ यानी कि निजी क्षेत्र की गतिविधियों में कार्यरत रहता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, उत्तरदायित्व की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये प्राइवेट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल टू पीपल एंड लेजिस्लेचर यानी कि जनता और विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अकाउंटेबल टू ओनर और शेयर होल्डर्स यानी कि अपने मालिकों के प्रति और शेयरधारकों के, यानी कि कंपनी के केस में वो किसके लिए होंगे? शेयर होल्डर्स के प्रति क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के मालिक ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निजी प्रशासन अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। नेचर यानी कि प्रकृति की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ओरिएंटेड होता है, यानी कि सेवा प्रधान होता है। वहीं निजी प्रशासन लाभ प्रधान होता है, यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। रूल्स एंड प्रोसीजर यानी कि नियम और प्रक्रियाएं क्या है? गवर्न्ड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो लोक प्रशासन है वो कानून एवं संविधान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वहीं प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्न बाय कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज यानी कि कंपनी के जो नियम है, जो नीतियाँ उन्होंने बना रखी है, उनसे ये क्या होता है? नियमित होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू रूल्स यानी कि नियमों के कारण कम लचीला होता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मोर फ्लेक्सिबल होता है टू इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने में अधिक लचीला होता है, अधिक फ्लेक्सिबल होता है। तो ये दोनों में कुछ हमने डिफरेंस देखे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें हम देखेंगे न्यू अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की अवधारणाओं की बात करें, यानी नवीन अवधारणा क्या है? बात करते हैं सबसे पहले एनपीए यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इंपॉर्टेंट लगा लो इन चीज़ों को, ये छोटे वाले क्वेश्चंस में अच्छे से पूछे जाएंगे। New public administration emerged in the late 1960s as a reaction against traditional public administration यानी कि जो नवीन लोक प्रशासन है उसका उदय 1960 के दशक के अंत में पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं की जो प्रतिक्रिया थी उस प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि उसका एक तरीके से अगेंस्ट उसके गए, तो एक रिएक्शन मतलब उसका हमने क्या किया, मतलब कि पारंपरिक जो लोक प्रशासन था उसके खिलाफ ये बात ये करें कि उनके रिएक्शन के तौर पे एक नई अप्रोच इमर्ज हुई जिसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना गया। इट एम्फसाइजेज सोशल इक्विटी, रेस्पॉन्सिवनेस एंड पब्लिक वेलफेयर रादर देन मीर इफिशिएंसी एंड हायरार्की, यानी कि ये केवल दक्षता और अनुशासन पर ही नहीं, यानी कि पहले जो पारंपरिक लोक प्रशासन की जो अवधारणा थी वो ये मानती थी कि लोक प्रशासन क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए और उसमें एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, प्रॉपर अनुशासन होना चाहिए, प्रॉपर पदानुक्रम होना चाहिए। लेकिन जो नई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है वो कहती है कि बल्कि यह सामाजिक समानता, उत्तरदायित्व और जन कल्याण पर भी क्या होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है वो ये कहती है कि जो लोक प्रशासन है वो रेस्पॉन्सिवनेस एंड पब्लिक वेलफेयर तो हो, साथ ही में मतलब दक्ष और अनुशासन तो हुई हो, साथ में पब्लिक वेलफेयर और रेस्पॉन्सिवनेस और सामाजिक न्याय की तरफ भी क्या हो, समानता की तरफ भी क्या हो, उसका फोकस हो। तो वो अप्रोच बनी गई, न्यू अप्रोच के नाम से जानी गई। नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, इसकी समझ लेते हैं। प्रकृति या स्वरूप की बात करें, इट फोकसेस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्विटी यानी कि सामाजिक न्याय और समानता पर इसका बल था। वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच थी यानी कि मूल्य आधारित ये दृष्टिकोण था। इसके अलावा सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी का ने ज़्यादा फोकस किया। कंसर्न फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन यानी कि जो कमजोर और वंचित वर्ग है समाज के, उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता इसमें देखी गई। वुमन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मानव केंद्रित प्रशासन है, यानी कि लोग, क्योंकि इसका जो जो फोकस है वही क्या है? सोशल जस्टिस है। सामाजिक सोशल जस्टिस, इक्विटी यानी कि सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, इन पर इसका क्या था? ज़्यादा बल था कि लोक प्रशासन दक्ष तो हो ही हो, अनुशासित तो हो ही हो, साथ में सामाजिक न्याय और सामाजिक
जो समानता है उस पर इसका ज़्यादा फ़ोकस रहा, ये इसकी विशेषताएँ हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, इसका महत्व क्या है? इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन पीपल ओरिएंटेड, यानी कि प्रशासन को ये जनोन्मुखी बनाता है। इट ब्रिजेज गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, यानी कि प्रशासन और समाज के बीच जो गैप है उसको ये कम करता है। इट हाईलाइट्स द एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो प्रशासकों की नैतिक जिम्मेदारी है उसको ये उजागर करता है, उस पर ये पॉइंट आउट करता है। इस बात में इसका महत्व है। अब हम बात करें पब्लिक चॉइस थ्योरी, यानी कि पीसीटी, लोक चयन सिद्धांत। पब्लिक चॉइस थ्योरी अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि लोक प्रशासन और राजनीति में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। जो अप्रोच ये आर्थिक सिद्धांतों का राजनीति में प्रयोग करती है, उस अप्रोच का नाम है पब्लिक चॉइस थ्योरी। इट एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल इन गवर्नमेंट एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट सिमिलर टू इंडिविजुअल इन द मार्केट, यानी कि ये अप्रोच मानती है कि सरकार में कार्य करने वाले व्यक्ति भी अपने निजी हित में कार्य करते हैं, जैसे कि बाजार में और व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है वो रैशनल है, विवेकशील है और उसी तरीके से काम करता है जैसे मार्केट में और व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके मेन फीचर्स की बात करें, इट यूजेज इकोनॉमिक एनालिसिस इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय प्रक्रिया में आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग करने वाली अप्रोच है जिसका नाम है पीसीटी, पब्लिक चॉइस थ्योरी। इट अज्यूम्स रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर, यानी कि तर्कसंगत एवं स्वार्थ आधारित व्यवहार की मान्यता को ये मानता है। इट क्रिटिसाइज एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, यानी कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की आलोचना करता है, यानी कि ज़्यादा जो सरकारी हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। इट सपोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सीमित सरकार और विकेंद्रीकरण के समर्थन में है, यानी कि ये कहे कि सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए और साथ में जो काम है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में होना चाहिए। उस अप्रोच को पीसीटी अप्रोच कहा गया है। महत्व की बात करें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यानी कि राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवहार को समझने में सहायक है। इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि दक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। इट हाइलाइट्स प्रॉब्लम्स लाइक ब्यूरोक्रेसी एंड एंड रेंट सीकिंग, यानी कि नौकरशाही एवं जो भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं उसको ये पॉइंट आउट करने का काम करता है पीसीटी अप्रोच। अब हम बात करेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी एनपीएम। NPM emerged in 1980s, focusing on applying private sector management techniques to public administration to improve efficiency and performance, यानी कि जो नव लोक प्रबंधन है उसका विकास 1980 के दशक में हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो लोक प्रशासन में निजी क्षेत्रों की जो प्रबंधन तकनीक है उनको अपनाकर कार्य क्षमता और परिणामों को सुधार करना था। यानी कि जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो दक्ष यानी एफिशिएंसी है, प्राइवेट सेक्टरों में इतनी एफिशिएंसी क्यों है? तो जो प्राइवेट सेक्टर की अप्रोच है उसको किस में यूज़ में लेना, उसको पब्लिक सेक्टर में यूज़ लेना, ताकि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है, पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो। इस तरीके की जो अप्रोच विकसित हुई 1980s में, उसको नाम दिया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी एनपीएम। इसके मेन फीचर्स की बात करें, कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं। इट एम्फसाइजेज ऑन एफिशिएंसी एंड रिजल्ट, ये दक्षता और परिणामों पर जोर देती है। मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि बाजार उन्मुख दृष्टिकोण है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है कि आपका कार्य किस तरीके से हुआ, आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा आपके कार्य की परफॉर्मेंस के, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। डिसेंट्रलाइजेशन एंड मार्जिन मैनेजरियल ऑटोनॉमी, यानी कि विकेंद्रीकरण एवं प्रबंधकीय स्वायत्ता है। कस्टमर ओरिएंटेड पब्लिक सर्विसेज, यानी कि उपभोक्ता केंद्रित सार्वजनिक सेवाएं इसकी मुख्य विशेषता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व क्या है? इट इम्प्रूव्स सर्विस डिलीवरी, ये लोक सेवा की जो वितरण है उसमें ये सुधार लाया। इट रिड्यूसेज कॉस्ट एंड वेस्टेज, लागत एवं अपव्यय में कमी आई। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और अधिक लचीला बनाता है ये अप्रोच। अब हम बात करते हैं तीनों की कंपैरेटिव ओवरव्यू की। हमने 3 अप्रोच देखी अभी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एनपीए, पब्लिक चॉइस थ्योरी यानी कि पीसीटी और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि नव लोक प्रबंधन एनपी अप्रोच। तीनों को देख लेते हैं। और फोकस यानी कि एनपीए का फोकस है सोशल इक्विटी एंड जस्टिस पर, यानी कि सामाजिक समानता एवं न्याय पर था। पीसीटी का जो फोकस है दैट इज ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी कि स्वार्थ एवं आर्थिक व्यवहार पर। वहीं एनपीएम का जो
फोकस है दैट इज़ ऑन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि दक्षता हो एवं कार्य निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस की बात इन्होंने ज़्यादा फोकस में रखी। बात करें अप्रोच की यानी कि दृष्टिकोण कैसा है, एनपीए वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि मूल्य आधारित दृष्टिकोण है, वहीं पीसीटी इकोनॉमिक एंड रैशनल अप्रोच यानी कि आर्थिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण है, और एनपीएम मैनेजरियल एंड मार्केट बेस्ड अप्रोच यानी कि प्रबंधकीय एवं बाजार आधारित दृष्टिकोण है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, मुख्य उद्देश्य क्या है, एनपीए का उद्देश्य है रेस्पॉन्सिवनेस सॉरी रेस्पॉन्सिव एंड पीपल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जनोन्मुख एवं उत्तरदायी प्रशासन। वहीं पीसीटी का है लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इफिशिएंसी यानी कि सीमित सरकार का हस्तक्षेप हो एवं दक्षता ज़्यादा हो। वहीं एनपीएम का है रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नेंस यानी कि परिणामोन्मुख हो एवं लागत प्रभावी शासन हो। व्यू ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, सरकार के प्रति दृष्टि क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन का साधन है कौन, एनपीए अप्रोच। गवर्नमेंट एज सेल्फ इंटरेस्ट एक्टर यानी कि सरकार को स्वार्थ आधारित इकाई मानता है कौन सा, पीसीटी। और गवर्नमेंट एज सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सरकार को सेवा प्रदाता मानता है, एनपीएम अप्रोच। तो ये तीनों की हमने कंपेरेटिव स्टडी करी। एग्जाम के लिए आपका ये जो यूनिट है, इसमें से कोई सी भी जो अप्रोच आपसे डिटेल में पूछी जा सकती है। और रही बात इसके पिछले ओल्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर की यूनिवर्सिटी का, तो हम जल्द ही वो क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए अपलोड करेंगे, तो आप जान पाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की, जो है अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट थर्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल यानी कि फंक्शनल अप्रोच की, यानी कि जो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है उसकी हम बात करते हैं। The structural functional approach studies public administration by focusing on organizational structures and the functions performed by them। यानी कि जो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासनिक संरचनाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर करता है। यानी कि जो लोक प्रशासन है वह किस तरीके से, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वह किस तरीके से काम कर रहा है, उस उन कामों को देखता है कौन सा, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। It explains how different parts of the administrative systems work together to achieve governmental objective। यानी कि यह ये बताता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के जो विभिन्न अंग है वो आपस में मिलकर सरकारी उद्देश्य यानी कि जो सार्वजनिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, इनको ऑब्जर्व करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या मुख्य विशेषताएं हैं। एम्फेसिस ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि ये औपचारिक संगठनात्मक संरचना पर जोर देता है। यानी कि जो कुछ है औपचारिकता के हिसाब से होगा कि ऊपर ऊपर कौन है, उसके बाद उसके नीचे कौन काम करता है, फिर उनके अंडर कौन काम करता है। जो भी होगा ऑफिशियल काम होगा, औपचारिक काम होगा, उस संरचना पे ये ज़्यादा फोकस करता है। क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी यानी कि कार्य और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन, यानी कि किसके पास क्या पावर है, क्या अथॉरिटी और किसके पास क्या काम है, हर एक चीज़ का क्लियरली क्या रहता है, डिवीजन रहता है। फोकस ऑन रोल्स रूल्स एंड प्रोसीजर यानी कि भूमिका किसकी क्या है, क्या नियम कायदे हैं और क्या प्रक्रिया है, इन पर इसका ज़्यादा फोकस रहता है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाई क्लासिकल एंड इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज यानी कि शास्त्रीय, यानी कि शास्त्रीय मतलब यहाँ प्रतिष्ठित है। शास्त्रीय का मतलब ये नहीं कि जो क्लासिकल है, शास्त्रीय का मतलब प्रतिष्ठित यानी कि जो शुरुआती दौर की बातें हैं। तो क्लासिक प्रतिष्ठित एवं संस्थागत सिद्धांतों से क्या है, ये प्रेरित है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो ये देखती है कि सरकार किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और उन स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाने वाला काम क्या है, और जो सार्वजनिक लक्ष्य हैं, जो सरकार ने जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको प्राप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था किस प्रकार काम करती है, उस पे फोकस करती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इसका क्या महत्व है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रशासनिक संगठन को समझने में मदद करती है। इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी यानी कि समन्वय एवं स्थिरता सुनिश्चित करती है। यानी कि आपस में जो भी विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनमें आपस में तालमेल रहता है और स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ क्लियर कट डिफाइन होती है कि रोल किसका क्या है, रूल क्या है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या रहती है, क्लियरली डिफाइन होती है। तो कोऑर्डिनेशन ईजी रहता है। यूजफुल फॉर एनालाइजिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज यानी कि जो सरकारी विभाग है, जो एजेंसियां हैं, उनके विश्लेषण में क्या है, ये हेल्पफुल है, उपयोगी है। तो इस बात में इसका क्या है, महत्व है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच यानी कि मानव संबंध दृष्टिकोण। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच
एम्फसाइजेज द ह्यूमन एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मानव संबंध दृष्टिकोण है वो प्रशासन में मानवीय तत्व पर बल देता है। It believes that efficiency depends not only on rules and structure but also on motivation, मोरल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज, यानी कि ये बताता है या ये अप्रोच मानती है कि प्रशासनिक दक्षता केवल नियमों और संरचना पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि कर्मचारियों की अभिप्रेरणा या प्रेरणा, मनोबल और आपसी संबंधों पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना लिया लेकिन जो एम्प्लॉयी काम करते हैं उस स्ट्रक्चर में उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कर्मचारी है अपने काम को लेकर मोटिवेट ही नहीं है, बस मशीन की तरह काम कर रहा है, या फिर उसके कोई मोरल नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई उसका मनोबल नहीं है। तो कहने का मतलब जो गोल्स हमने डिसाइड किए हैं वो हम प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाएँगे। तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो ये कहती है कि ये जो ह्यूमन है ये एक कोर एलिमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, या यूँ कहे ऑर्गेनाइजेशन में या स्ट्रक्चर में, और इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, फोकस में लाना है, इसको मोटिवेट भी करना है, इसका मोरल भी सही होना चाहिए और इसके आपस में इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वह भी अच्छे होने चाहिए ताकि हमारे जो गोल्स है वह क्या कर सके, हम अचीव कर सके। की फीचर्स की बात करें, मुख्य विशेषताएं क्या है, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, यानी कि कार्यस्थल पर मानव का व्यवहार क्या है इस पर ये ध्यान देता है। इट इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि अभिप्रेरणा और कार्य संतुष्टि का बड़ा ही महत्व है। यानी कि अगर जो एम्प्लॉई सेटिस्फाई नहीं होगा अपने काम से या वही मोटिवेट नहीं होगा तो प्रॉपर वे में वह काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो हमारे गोल्स प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड लीडरशिप, यानी कि अनौपचारिक समूह एवं नेतृत्व की भूमिका, जो हर बार फॉर्मल होना जरूरी नहीं है, बहुत सी बार क्या रहना पड़ता है, इनफॉर्मल रहना पड़ता है, अनौपचारिक रहना पड़ता है, तो अनौपचारिक समूह वगैरह होना जरूरी है। तो ये इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा इट एम्फसाइज ऑन कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, यानी कि संचार और टीम वर्क पर ये समूह भावना पर क्या देता है, फोकस देता है, बल देता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, महत्व क्या है। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉई मोरल, यानी कि ये कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। इट एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी, जो कर्मचारियों का मनोबल ज़्यादा होगा तो उनकी उत्पादकता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड इट क्रिएट्स ए हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि स्वस्थ कार्य वातावरण का निर्माण करता है। तो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन में जब कार्य वातावरण क्या होता है, बड़ा हेल्दी होता है, तो डेफिनेटली उसमें काम करने वाले कर्मचारी का माइंड भी क्या होगा, हैप्पी होगा, और जब हैप्पी माइंड से काम होगा सेटिस्फेक्शन होगी, और कर्मचारी मोटिवेट होते हुए अपने मोरल को हाई रखेगा, काम करेगा तो डेफिनेटली है गोल को बड़े ही प्रोडक्टिव मैनर में अचीव कर पाएगा। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की, यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। द बिहेवियरल अप्रोच स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, यानी कि लोक प्रशासन का अध्ययन व्यक्तियों एवं समूह के वास्तविक व्यवहार के आधार पर करता है। ये अप्रोच इट फोकसेस ऑन हाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स रियली बिहेव इन डिसीजन मेकिंग रादर देन हाउ दे शुड बिहेव, यानी कि यह इस बात पर ध्यान देता है कि जो प्रशासक है वो निर्णय लेते समय वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, न कि उन्हें कैसे करना चाहिए। यानी कि दो चीज है कि हमने कहा डिसीजन लेते हो तो आपको ये करना चाहिए, ये तो एक करना चाहिए, एक आगे की बात है, लेकिन एक्चुअल में काम करते कैसे हैं, यानी कि वह क्या व्यवहार कर रहे हैं, उस करने वाले व्यवहार को ये फोकस में लाती है ये अप्रोच। यानी कि जो प्रशासक है वो जब निर्णय लेते हैं या काम करते हैं तो वह किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, उसको ये फोकस में कर लाता है, ना कि ये कि वह किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, मुख्य विशेषता है कि इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहार पर ये जोर देता है। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक विधियां एवं शोध का ये प्रयोग करता है। इट एम्फसाइज ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देता है। एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार का ये क्या करता है, अध्ययन करता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, यानी कि इस अप्रोच का क्या महत्व है। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर रियलिस्टिक, यानी कि प्रशासन को अधिक यथार्थवादी बनाता है। दैट मीन्स जैसे मान लो मैंने आपको कहा सुबह उठकर माता पिता को के चरण स्पर्श करने चाहिए, एक तो हो गया ये, और आप करते क्या हो, तो जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं उस पर ये फोकस देता है, ना कि ये कि हमें क्या करना चाहिए। दैट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा क्या बनाता है, रियलिस्टिक बनाता है कि एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है।
तो ये प्रशासन को अधिक यथार्थवादी बनाता है, इसमें इसका महत्व है। इट इम्प्रूव्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि नीतियों के क्रियान्वयन में सुधार करता है। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यानी कि ये प्रशासनिक निर्णयों को समझने में क्या करता है, सहायक है, मदद करता है। अब बात कर लेते हैं तीनों जो अप्रोच हमने पढ़ी है इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है। पहली बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शन यानी संरचनात्मक कार्यात्मक, और ह्यूमन रिलेशन यानी मानव संबंध, एंड बिहेवियरल यानी कि व्यवहारवादी। मेन फोकस स्ट्रक्चरल फंक्शन का है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि संरचना कैसी है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की और उसमें वो काम कैसे करते हैं। जबकि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहती है कि ह्यूमन एलिमेंट क्या है, ज़्यादा कोर आइटम है, और बिहेवियरल स्टडी कहती है एक्चुअल व्यवहार कैसा करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जब वह डिसीजन ले रहा होता है, उस पर यह फोकस करती है। व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक दृष्टि की बात करें तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है वो फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल है यानी कि औपचारिक एवं संस्थागत है। वहीं ह्यूमन रिलेशन की बात करें तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल है यानी कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये कहता है कि ह्यूमन क्या होना चाहिए, सैटिस्फाई होना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए, उसका मोरल अच्छा होना चाहिए। वहीं बिहेवियरल कहती है साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक यानी कि वैज्ञानिक प्लस यथार्थवादी एक्चुअल की बात ये ज़्यादा करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मल का है, फंक्शनल का है इफिशिएंसी थ्रू स्ट्रक्चर यानी कि संरचना द्वारा दक्षता। वहीं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करें तो एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन यानी कि कर्मचारी की संतुष्टि इसका ऑब्जेक्टिव है। वहीं बिहेवियरल कहती है बेटर डिसीजन मेकिंग यानी कि हमारा निर्णय प्रक्रिया है वो और बेहतर हो सके, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनकी क्या संरचनाएँ हैं, उनको हम देखेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि औपचारिक संगठन। देखो ऐसा संगठन जिसमें हर चीज़ क्या हो, लिखित हो। हर चीज़ एक पोस्ट से क्या हो, अलाइड हो यानी कि अगर आप किसी बैंक में क्या बन गए, मैनेजर बन गए, तो उस मैनेजर की जो सीट है, उस सीट के साथ जो पावर्स होती है, वो अथॉरिटी होती है, वो आपके अंदर होती है। तो आपके अंडर अब कोई काम करता है तो उसे आपको मतलब उसको आप एज़ अ बॉस ट्रीट करोगे यानी कि आप उसके बॉस बनोगे, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन होता है जिसमें सारी चीज़ें क्या हो, स्ट्रक्चर्ड वे में हो, सारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियरली डिफाइंड हो, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन कहते हैं। A formal organization is an officially designed structure of authority and responsibility created by management to achieve organizational objective। यानी कि औपचारिक संगठन वह आधिकारिक रूप से निर्मित संरचना है जिसे प्रबंधन द्वारा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। यानी कि ये आपका सीनियर है, ये आपका बॉस है, ये आप इसके सबॉर्डिनेट हो, आपके अंडर ये काम करते हैं। तो इस तरीके की जो हायरार्की बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको अचीव कर सके, तो उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स, रेगुलेशन एंड डिफाइंड रोल्स यानी कि यह नियमों, विनियमों और निर्धारित भूमिकाओं पर क्या होता है, आधारित होता है कि किसका क्या काम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी बातें इसमें क्या होती है, डिफाइन होती है। बात करते हैं इसके फीचर्स की, इनकी विशेषताएँ क्या है? क्लियरली डिफाइन हायरार्की यानी कि स्पष्ट पदानुक्रम होगा कि सबसे टॉप में कौन है, उसके बाद में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है और कौन किसके यहाँ काम करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, क्लियरली डिफाइंड होती है। रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, लिखित नियम और प्रक्रियाएँ होती है, तभी हम कहते हैं कि बताओ कौन से नियम में लिखा हुआ है। लिखा हुआ मतलब यदि कहीं नियम में लिखा हुआ है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक नोटिस निकल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो और आपकी ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है और आप कुछ लोग 9 बज के 10 मिनट पे आ रहे हैं, कुछ 9:20 पे आ रहे हैं, कुछ 9:15 पे आ रहे हैं। एक नोटिस निकाल दिया कि अगर आप 9 बजकर 10 मिनट के बाद आते हो, तो आपका हाफ डे लग जाएगा, यानी कि आपकी हाफ डे की सैलरी कटेगी आपकी। तो जैसे ये नोटिस निकला तो अब सबको इसको फ़ॉलो करना होगा। अब कोई कर्मचारी 9 बजकर 11 मिनट पर आया है, उसका आपने हाफ डे लगा दिया, तो वो ये कहेगा कि हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो आप वो नोटिस बताओगे कि एक ऐसा नोटिस निकला हुआ है, तो उसे उसको क्या करना पड़ेगा? फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो इनके इसमें जो रूल्स होते हैं वो रिटन होती हैं, क्या प्रोसेस होती है वो रिटन में लिखी हुई होती है। ऑफिशियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आधिकारिक अधिकार और उत्तरदायित्व होना। फिक्स्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के निश्चित माध्यम है, यानी कि यहाँ पर कोई इस थर्ड लेवल पे कोई वर्क कर रहा है तो उसको यहाँ पर डायरेक्ट बात नहीं करनी है, वो एक प्रॉपर हायरार्की से क्या होगा, इससे कॉन्टेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें हर चीज़ क्या होती है, जो कम्युनिकेशन के चैनल है वो भी
पहले से डिफाइन होते हैं। इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, इसका महत्व क्या है? इट एंश्योर्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, यानी कि अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखता है। इट क्लेरिफाइज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्टतया उसमें क्या होता है, उल्लेख किया हुआ होता है। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रभावी नियंत्रण और समन्वय बनाने में ये क्या है, मददगार है। तो इनमें इनका महत्व है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ये आपका बॉस है, यहाँ पर आपके और भी है, कलीग्स हैं, कुछ आपके सीनियर है, कुछ आपके जूनियर है, और आप इस लेवल पे आप काम करते हो, ठीक है? अब ये आपका क्या है, एक बॉस है। तो ऐज़ ए आपका बॉस है एक फॉर्मल वे में, लेकिन आपकी इसके साथ ट्यूनिंग अच्छी हो गई और आपके दोनों के बीच क्या हो गई, दोस्ती हो गई। आप शाम को इधर-उधर पार्टी-वार्टी में मिलने लग गए और एकदम तरीके से आप दोस्तों की तरह रहने लग गए। तो बहुत सारे काम आप जो ऑफिस है उसमें इनफॉर्मल वे में भी आप क्या कर लेते हो, काम कर लेते हो। तो ये जो आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पर्सनल ट्यूनिंग से, आपकी पर्सनल सोच से जो आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं, कि आप चाय पी रहे हो इसके साथ, आप कुछ और कर रहे हो उसके साथ, आप इससे आपके साथ अच्छी बनती है। आप फैमिली फंक्शंस में इनको बुला रहे हो, सबको नहीं बुला रहे हो। तो ये जो आपकी सोच, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग से जो आपके एक ग्रुप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक संगठन कहते हैं। An informal organization arise naturally within a formal organization based on personal relationship, social interaction and mutual interest, यानी कि अनौपचारिक संगठन वह संगठन है जो औपचारिक संगठन के भीतर स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक संपर्क और समान रुचियों के आधार पर अपने आप क्या होता है, विकसित होता है। उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। विशेषताएं क्या है, इसमें कोई रिटर्न रूल्स नहीं होते, यानी कि लिखित नियम नहीं होते। बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन, यानी कि व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, जिससे आपकी सोच मिलती है, जिससे आपकी लाइजनिंग अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनसे आप बातें-वातें कर लेते हो, उनसे आप मतलब हाय हेलो हो जाती है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, यानी कि लचीली संरचना है, एंड क्विक कम्युनिकेशन, तीव्र संचार है, यानी कि कहने को तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका बॉस है और एक लेवल यहाँ पर है और आप इस लेवल पे हो, तो इनसे अगर संपर्क करना है तो आप फॉर्मली तो इससे संपर्क करोगे। लेकिन यदि इससे आपकी क्या है, डायरेक्ट आपकी इनफॉर्मल आपके बीच रिलेशन है, कोई यारी दोस्ती है, यानी कि हाय हेलो होती है, तो कई बार आप डायरेक्ट इनसे क्या कर लेते हो, कॉन्टैक्ट भी कर लेते हो, इनफॉर्मली अनऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर लेते हो। तो क्विक कम्युनिकेशन में क्या है, ये अ, तीव्र इसमें कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संचार इसमें जल्दी से होता है, ये इसकी एक विशेषता है। इसको अफ़वाह मेल भी कहते हैं, यानी कि इसमें अफ़वाहें, रूमर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, महत्व क्या है, इट इम्प्रूव्स कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग की भावना को बढ़ाता है। कई बार जैसे मान लो जो बॉस है और आपके बीच में कई सारे काम हैं, तो बॉस आपको ये कह कर कहता है, यार भाई यार तू मेरा फटाफट निपटा दे ना यार, आधे घंटे और रुक जाना ऑफिस, इस तरीके से करके, यानी कि कोऑपरेशन की भावना इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका महत्व ये है। सेकंड, इट एनहांस मोरल, ये कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करता है। इट सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो औपचारिक संगठन है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि उसमें बूस्टअप लाता है, क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशन से फॉर्मल चीज़ें क्या होती है, और भी फास्ट होती है। अब बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि रेखा संगठन इसको कहते हैं। क्या होता है रेखा संगठन, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आपके अभी लाइन संगठन और आगे हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके अंडर फिर यहाँ पे अलग-अलग काम कर रहे हैं, मान लो एचओडीज़ काम कर रहे हैं, फिर उनके अंडर यहाँ पे कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इसको एक बार समझ लेते हैं। और फिर यहाँ पे है कर्मचारी, ये टॉप लेवल है, फिर उसके बाद इनके इसके अंडर ये 3 आ गए, फिर इनके अंडर ये 2-2 हैं। ठीक है? और फिर यहाँ पे नीचे क्या है, एम्प्लॉइज़ है। तो इसमें क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, सबसे ऊपर ही ऊपर से कमांड आती है और नीचे की तरफ जाती है, ठीक है? और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से ज़िम्मेदारियाँ इसमें फ्लो होती है। इसको तो बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और इस पर जब इनको एडवाइस करने के लिए यहाँ पे एक-एक एक्सपर्ट लगा दिया जाए, ठीक है? इनको एडवाइस करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपर्ट दे दिया जाए, यहाँ एक्सपर्ट दे दिया जाए और यहाँ एक्सपर्ट दे दिया जाए। तो जब एक-एक एक्सपर्ट, यानी कि एक्स्ट्रा स्टाफ यहाँ पे लगा दिया जाए जो कि एडवाइस देने के लिए काम करेगा, तो उसको हम कौन-सा बोलते हैं? स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इन दोनों का जो कमांड रोल होता है, कमांड जो स्ट्रक्चर होता है, उसको लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम इसको तुरंत समझेंगे। इनकी जो एक्सपर्ट होता है, ये एक्सपर्ट होता है, ये स्पेशलिस्ट होता है और ये एडवाइस देने का काम करता है। हालाँकि अथॉरिटी कौन है? ये है, लेकिन ये क्या है? एडवाइस देने का काम करता है।
तो इसके अंदर कई बार अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, इसके अंदर भी अथॉरिटी दे दी जाती है, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो इसमें अथॉरिटी नहीं होती, अथॉरिटी इसमें होती है, ये स्टाफ के तौर पे काम करता है, एडवाइज़री के तौर पे काम करता है। अब इसको समझ लेते हैं, आप जल्दी इसको समझ पाओगे। लाइन ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि यह संगठन की सबसे पुरानी और सरल संरचना है, यानी कि ऊपर कौन है उसके बाद नीचे कौन है। इन दिस सिस्टम अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड ईच सबॉर्डिनेट इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, यानी कि इस व्यवस्था में अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और प्रत्येक अधीनस्थ केवल एक ही अधिकारी के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। हियर लाइन एग्जीक्यूटिव्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि जो लाइन अधिकारी है वो निर्णय लेने और कार्य के क्रियान्वयन दोनों में सीधे संलग्न होते हैं, यानी कि यहाँ पर डिसीजन भी लिए जाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी करवाया जाता है। इस तरीके से ये क्या है, एक सिंपल और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। क्लियर चेन ऑफ कमांड, यानी कि आदेश की स्पष्ट श्रृंखला है, कौन किसको आदेश देगा और कहाँ तक आदेश जाएगा, यानी कि उसकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लियरली डिफाइंड होती है। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड, यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व की स्पष्टता होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, यानी कि अधिकारी और अधीनस्थ के बीच प्रत्येक संबंध होता है, इसके अंडर ये काम करता है। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो डायरेक्ट होती है। यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि आदेश आदेश की एकता का पालन किया जाता है। आदेश की एकता का मतलब होता है एक बार में एक आदमी को या एक व्यक्ति को एक ही बंदे से क्या मिले, आदेश मिले, यानी कि एक बार में जैसे मान लो इस व्यक्ति को यहाँ पर दो अधिकारियों ने आदेश दे दिया, इसने कहा कि मेरा काम कर, इसने कहा ये काम कर, तो ये तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक बार में एक ही आदेश इसको मिले और एक ही व्यक्ति से इसे आदेश मिले, उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड की यूनिटी का होना, वो किस में स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ये सरल और समझने में आसान है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी इसमें निर्णय लेना आसान है, जल्दी ही लिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, यानी कि मजबूत अनुशासन का एवं नियंत्रण इसमें फॉलो किया जाता है। क्लियर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व की जो व्याख्या है, या यूँ कहे उत्तरदायित्व स्पष्ट होता है कि कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है। सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे संगठन है उसके लिए सबसे उपयुक्त है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलता, इससे एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ होना बहुत सुटेबल है उसके लिए। लिमिटेशंस भी है। हैवी वर्कलोड ऑन लाइन ऑफिसर्स, यानी कि जो लाइन अधिकारी है उन पर अधिक कार्यभार होता है। कैसे? यहाँ पर इसने डिसीजन लिया और इसने एग्जीक्यूट किया, और फिर यहाँ इसने का कोई डिसीजन और इसने एग्जीक्यूट किया है, तो इस पर देखो डिसीजन लेना और एग्जीक्यूट करना दोनों तरीके का बर्डन है, प्लस ऊपर रिपोर्टिंग करना और नीचे काम करवाना। तो जो वर्कलोड है वो लाइन ऑफिसर्स पे क्या है, ज़्यादा इसमें रहता है। लैक ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस, विशेषज्ञ सलाह का अभाव होता है, क्योंकि ये क्या पड़ जाता है, अकेला यहाँ पड़ जाता है, तो कोई एडवाइजरी इसमें नहीं होती। लिमिटेड स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता की कमी है, यानी इसका अपना माइंड है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना या नहीं होना ये इंडिविजुअल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो कई बार क्या होता है, स्पेशलाइजेशन भी क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बड़े और जटिल समूह संगठनों के लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं है, केवल छोटे संगठनों के लिए है। अब हम बात करते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स है, कि इनकी एडवाइजरी बढ़ा दिया जाए, वो एडवाइजरी के लिए क्या लगा दिया जाए, स्टाफ लगा दिया जाए, तो उसको स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। Staff organization is a structure where specialists and experts are appointed to assist, advise and support line executive, यानी कि स्टाफ संगठन वह संरचना है जिसमें विशेषज्ञों एवं सलाहकारों को लाइन अधिकारियों की सहायता, उनको परामर्श देने और उनके समर्थन के लिए नियुक्त किया जाता है। स्टाफ ऑफिसर्स डू नॉट हैव कमांड अथॉरिटी बट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो स्टाफ अधिकारी होते हैं उनके पास कोई आदेश देने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन वे योजना एवं निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि इन अधिकारियों के पास एक-एक स्टाफ होता है जो एडवाइज़र का काम करता है। तो इस स्टाफ के पास कोई रोल नहीं होता, यानी कि कोई इसके पास अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ डिसीज़न लेने में क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम अपने पीएम को देखते हैं, तो क्या पीएम के होते हैं सारे डिसीज़न? नहीं, उनको एडवाइज़री के तौर पे उनके पास एक स्पेशलिस्ट भी होते हैं, तो वो एज़ ए स्टाफ का काम करते हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या विशेषता है? स्टाफ ऑफिसर्स प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, यानी कि विशेषज्ञ जो होते हैं वो परामर्श, विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने का काम करता है। नो डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर सबॉर्डिनेट्स, यानी कि अधीनस्थों पर प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होते स्टाफ को। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन, यानी कि निर्णयों की गुणवत्ता में बेहतर
सुधार होता है, क्योंकि एक तो एक्सपर्ट लोग ही एडवाइस डिसीजन लेते हैं और एक नॉन एक्सपर्ट ही डिसीजन लेता है। एक्सपर्ट जब डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी क्या होगी, बेहतर होगी। इट इंक्रीजेज स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता को बढ़ाता है। इट सपोर्ट्स लाइन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लाइन अधिकारी है, जो रेखा अधिकारी है, उनको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहयोग करता है कौन, स्टाफ अधिकारी। एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज यानी कि विशेषज्ञता जो ज्ञान है, विशेषज्ञ का ज्ञान है, उसकी उपलब्धता रहती है। इट रिड्यूस बर्डन ऑन लाइन ऑफिसर्स यानी जो रेखा अधिकारी है उनके कार्यभार यानी कि वर्कलोड में क्या करता है, ये कमी लाता है। बेटर प्लानिंग एंड एनालिसिस यानी कि बेहतर योजना और विश्लेषण इससे हो पाता है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, कई बार जो लाइन और स्टाफ है उनके बीच टकराव होते हैं, यानी कि जैसे ये अधिकारी है, ये लाइन ऑफिसर है और ये स्टाफ है जो कि इसको क्या देगा, एडवाइस करेगा। तो कई बार स्टाफ तो चाहता है कि ऐसा करे और लाइन ऑफिसर चाहता है कि नहीं ऐसा हो, तो इनके बीच में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा डिले इन डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय प्रक्रिया में देर होना, क्योंकि जब ये अकेला था तो तुरंत डिसीजन ले पा रहा था, लेकिन अब इससे परामर्श करेगा, इससे कंसल्ट करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। कन्फ्यूज इफ रोल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, और कई बार क्या है कि भूमिका स्पष्ट नहीं होती। जो स्टाफ कर्मचारी होता है, जो स्टाफ होता है, यही अपने आप को क्या मानने लगता है, ऑफिसर मानने लगता है। तो कई बार जो रोल क्लियरली डिफाइन नहीं होता तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने लगता है। बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों के कमांड कॉन्सेप्ट की। इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टुगेदर, यानी कि आधुनिक प्रशासन में रेखा और स्टाफ संगठन का संयुक्त रूप से अपनाया जाता है। लाइन ऑफिसर्स टेक फाइनल डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज, व्हाइल स्टाफ ऑफिसर्स प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड सपोर्ट, यानी कि जो रेखा अधिकारी है वो फाइनल डिसीजन तो लेते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, जबकि जो स्टाफ अधिकारी है वो विशेषज्ञ परामर्श और सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कंबाइंस अथॉरिटी विद स्पेशलाइजेशन, ये संरचना अधिकार और विशेषज्ञता दोनों का संतुलन स्थापित करती है। अब दोनों को हम कमांडली देख लेते हैं। अथॉरिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कमांड अथॉरिटी होती है, आदेश देने का अधिकार होता है। वहीं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल एडवाइजरी अथॉरिटी होती है, यानी कि वो सिर्फ एडवाइस देते हैं। रोल की बात करें तो लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन यानी कि निर्णय और क्रियान्वयन पर काम होता है। वहीं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का काम एडवाइस एंड असिस्टेंस का होता है, यानी कि परामर्श देना और सहायता करना। नेचर की बात करें तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट एंड एग्जीक्यूटिव नेचर का होता है, यानी कि प्रत्यक्ष और कार्यकारी होता है। वहीं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव एंड स्पेशलिस्ट यानी कि सहायक एवं विशेषज्ञ का काम करते हैं। वहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, उत्तरदायित्व की, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी प्रत्यक्ष तौर पे उत्तरदायी होता है, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है, अप्रत्यक्ष तौर पे उत्तरदायी होता है। बात करते हैं हायरार्की यानी कि पदानुक्रम। हायरार्की का मतलब होता है टॉप में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये जो हायरार्की होती है ना, कि पदानुक्रम, पद में सबसे ऊपर कौन है, मिड में कौन है, बॉटम में कौन है, उसको हम पदानुक्रम कहते हैं। Hierarchy refers to the graded system of authority in an organization where positions are managed from top to bottom, यानी कि पदानुक्रम संगठन में अधिकार की क्रमबद्ध व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें पदों का ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित किया जाता है। फीचर्स की बात करें, क्या विशेषताएं हैं, क्लियरली चेन ऑफ कमांड यानी कि आदेश की श्रृंखला इसमें क्लियरली डिफाइन होती है, यानी कि कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड यानी कि जो उत्तरदायी है, अथॉरिटी उत्तरदायित्व नहीं, अधिकार, हाँ, अधिकार नीचे की ओर प्रवाहित होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ये उससे कम होगा, फिर इसके बाद ये और कम होगा। तो जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है, वहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, और उत्तरदायित्व ऊपर की ओर क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा उत्तरदायी होता है, यहाँ कम होता है, यहाँ थोड़ा और कम होता है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता। आदेश की एकता मतलब एक व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही बंदे से या एक ही क्या मिले, आदेश मिले, उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आदेश की एकता का अर्थ है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, जिसमें भ्रम और टकराव से क्या हो, बचा जा सके। क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्लियर अथॉरिटी यानी कि आदेशों की स्पष्टता, अधिकारों की स्पष्टता होती है। अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑर्डर यानी कि आदेशों में टकराव से बचाव होता है। इट इम्प्रूव्स डिसिप्लिन, ये अनुशासन में सुधार लाता है। स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण क्षेत्र यानी कि एक व्यक्ति के अंदर कितने लोग काम करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेन ऑफ
कंट्रोल, यानी कि ये एक अधिकारी है, इसके अंडर कितने अधीनस्थ काम करते हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय ए सुपीरियर। निर्णय क्षेत्र से तात्पर्य कि एक अधिकारी के अधीन प्रत्यक्ष रूप से कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, यानी कि इसके 2 टाइप होते हैं, नैरो स्पेन और वाइड स्पेन। यानी कि नैरो के अंदर, यानी कि उसके अंतर्गत कम लोगों का काम करना होता है, वहीं वाइड स्पेन की बात करें तो इसके अंतर्गत ज़्यादा लोगों का काम करना होता है। यानी कि जब एक अधिकारी के अंदर कम लोग ही अधीनस्थ के तौर पे काम करेंगे, दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, संकीर्ण नियंत्रण क्षेत्र। वहीं ज़्यादा अगर काम करेंगे तो वाइड, विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र इसको कहा जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, इसका महत्व क्या है। इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी, यानी कि ये दक्षता को प्रभावित करता है। यानी कि अगर एक अधिकारी के अंतर्गत अगर ज़्यादा कर्मचारी काम करेंगे तो उसकी जो अधीनस्थता है वह कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर ज़्यादा काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी, सॉरी, कम काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम, कम काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा होगी। वहीं अगर उसके अंतर्गत ज़्यादा अधीनस्थ काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम होगी। दैट मीन्स ये उसकी एफिशिएंसी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट इन्फ्लुएंसेस कम्युनिकेशन, यानी कि संचार पर प्रभाव डालता है। यदि अधिकारी के अंतर्गत ज़्यादा अधीनस्थ काम करेंगे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन का लैक होगा, और यदि कम करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन बेटर होगा। तो इन्फ्लुएंस करेगा कम्युनिकेशन सिस्टम को। इट डिटरमाइन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये संगठन की संरचना को भी क्या करता है, प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वय, यानी कि आपसी तालमेल। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली, यानी कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह प्रयासों में आपसी तालमेल स्थापित करके जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको हम इफेक्टिवली तौर पे क्या कर सके, प्राप्त कर सके। यानी कि आपसी तालमेल से जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको टाइमली और एफिशिएंटली मैनर में क्या करना, अचीव करना। दैट मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्यों की पुनरावृत्ति से बचाव होता है। यानी कि प्रॉपर यदि कोऑर्डिनेशन होगा तो एक व्यक्ति एक ही काम करेगा। दैट मीन्स ये कहे कि कार्य का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो काम आपने भी कर दिया और वही काम कोई दूसरे कर्मचारी ने भी कर दिया। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य में एकता सुनिश्चित होगा। एकता का मतलब एक व्यक्ति को, यानी कि जो पर्टिकुलर काम है उसके लिए पर्टिकुलर व्यक्ति क्या होगा, जिम्मेदार होगा। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि समग्र दक्षता में क्या करता है, वृद्धि का काम करता है। अब बात कर लेते हैं क्विक रिवीजन की। इसमें हमने क्या देखा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल एंड रूल बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आधिकारिक आधिकारिक एवं नियम आधारित होता है। इसमें क्योंकि हर चीज़ डिफाइंड होती है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन क्या काम करेगा। और इनफॉर्मल की बात करें तो नेचुरल एंड सोशल रिलेशन, यानी कि स्वाभाविक और सामाजिक संबंध है। जिससे आपकी बनती है उससे आप बात करते हो, जिससे नहीं बनती उससे आप हाय हेलो नहीं करते हो। दैट मीन्स आपके पर्सनल लाइजनिंग से बनता है। लाइन स्टाफ एक्सिलरी, यानी कि एग्जीक्यूशन एडवाइस एंड सपोर्ट, यानी क्रियान्वयन परामर्श और सहयोग की बात होती है। हिरार्की की बात करें तो चेन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अधिकार की श्रृंखला की बताता है कि कौन ज़्यादा अधिकार है, पावरफुल है या कौन कम पावरफुल है। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वन सुपीरियर वन ऑर्डर, एक अधिकारी और एक आदेश, यानी कि एक व्यक्ति को एक समय पर एक ही आदेश का प्राप्त होना। स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, यानी कि अधीनस्थों की संख्या, एक व्यक्ति के अंतर्गत कितने अधीनस्थ काम करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेन ऑफ कंट्रोल। एंड फाइनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनाइज्ड एफर्ट्स, यानी कि सामंजस्यपूर्ण प्रयास। तो ये था अपना सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वन शॉट क्लास हमने यहाँ पे डिस्कस करी। चैनल पर नए हो तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। और इस क्लास की जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेगमेंट है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। यदि आप लेट क्लास देख रहे हो तो डेफिनेटली अब तक प्ले लिस्ट में अपलोड हो चुका है। सो स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर एजुनेस्ट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।